This conference will now be recorded. ये स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन है और ये पेपर में 14 मार्क्स का आया हुआ। स्प्रिंग 2019 में ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को जरा देखिएगा, लिखा हुआ है कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, और वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है डेज में है। एंड लिक्विडिटी रेशियो फॉर 2018 एंड 2017। मैंने डायरेक्ट पेपर से ओपन किया है, आप अपनी असाइनमेंट से इसको ओपन करें। आपकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 होगा, 4 या 5 होगा, आई थिंक 5 है। जी, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज एंड लिक्विडिटी रेशियो फॉर 2018 एंड 2017। फिर उसने कहा है कि सजेस्ट 3 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय केएल टू इंप्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। देखिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल तब इंप्रूव किया जाता है अगर आपकी कलेक्शन पीरियड कम हो, होल्डिंग पीरियड कम हो और नॉर्मल रूटीन से पेमेंट पीरियड थोड़ा ज्यादा हो। बहुत ज्यादा ना हो, फिर वक्त खराब हो जाती है। नॉर्मल रूटीन से ज्यादा हो। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन को आप अपने सामने रखें ताकि क्वेश्चन सामने होगा फिजिकली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कीबोर्ड लिमिटेड है ये, और उसने उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी। 2016, 17 और 18 3 साल का डाटा गिवन है और हमसे पूछा 2 साल की इंफॉर्मेशन। ये इस बात की निशानी है कि अगर किसी जगह एवरेज इस्तेमाल होगा तो हम एवरेज लेंगे, क्लोजिंग नहीं लेंगे। आपको याद होगा हमने कहा था कि जब एवरेज पॉसिबल हो तो एवरेज लेते हैं, और अगर एवरेज पॉसिबल ना हो तो तब हम क्लोजिंग डाटा ले लेते हैं। तो इसमें एवरेज पॉसिबल है क्योंकि 2017 का डाटा भी गिवन है, 2018 का और साथ 2016 का। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड करना है और साथ हमने फाइंड करना है इसका बी पार्ट में सजेस्ट करना है कि वर्किंग कैपिटल को कैसे इंप्रूव करना है और लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करनी है। उसके बाद करंट एसेट की बिल्कुल जरूरत है, करंट इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, फिर इक्विटी एंड रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद फिर उसने दे दिया क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्रूड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट। तो ए पार्ट है वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। तो पेपर में मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 है अगर, तो हमारे पेपर के स्टार्ट के पेज में कुछ इस तरह से बॉक्स बना होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट लिखना है। सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड करेंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल, फॉरेन हमने वर्किंग कैपिटल साइकिल 2 सालों का फाइंड करना है, 2017 का और 2018 का। तो यहां पर हम लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज होल्डिंग पीरियड या स्टॉक होल्डिंग पीरियड।
बल्कि प्लस वाले पहले दोनों लिख लेते हैं और फिर माइनस करने वाला बाद में लिख लेंगे। एवरेज होल्डिंग टाइम या होल्डिंग पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। पेपर में टाइम सेव करना होता है, हमने कुछ इस अंदाज में सवाल करते होते हैं कि कम टाइम में पूरा काम हो जाए, तो यहाँ पर ही हम 2018 लिख लेंगे और 2017 साथ कंपैरेटिव भी लिख लेंगे, और क्योंकि ये आंसर हमने डेज में देना है तो यहाँ पर डेज भी आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन का तरीका होगा कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं। अब हम वर्किंग कर करके इस अपनी रिक्वायरमेंट को फिल कर लेंगे। ये आपका एक तरह का पहला पेज हो गया। तो सेकंड पेज से हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नंबर 1, एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑब्वियसली सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट का मैसेज आया कि क्या वर्किंग हम नीचे से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप नेक्स्ट फ्रेश पेज से करें। आप बेहतर ये है कि फ्रेश पेज से करें, क्योंकि इसके नीचे हमने लिक्विडिटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर दो हैं, तो इसके अंदर हम लिक्विडिटी रेशियो इसके नीचे कर लेंगे, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट नहीं बना ये। लेकिन वर्किंग हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश पेज से स्टार्ट करें, ताकि अगर हमारा सोल्यूशन कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो उसके पास जगह इतनी अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की जरूरत नहीं होती। मेन चीज होती है कि चीजें अगर सही हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन भी साथ अच्छी होगी तो अच्छा फायदा हो जाएगा। तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स हम टर्नओवर का लिखने हैं एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स। सिंपल आप क्रेडिट सेल्स भी लिख सकते हो, नेट लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 365। अब क्योंकि डाटा हमारे पास 2 साल का है, आप वर्किंग भी कुछ इस तरह से कर लो कि यहाँ पर एक जगह 2018 लिख लो तो एक जगह 2017 लिख लो। अब सबसे पहले तो आप मुझे 2018 के एवरेज डेटर फाइंड करके दोगे। आपके सामने है एवरेज डेटर कैसे फाइंड करेंगे? 2017 के और 2018 के प्लस कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, फिर 2017 के लिए 2016 के और दोनों को ऐड करके प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो एक के 2500 आ रहे हैं और आई थिंक एक के 3700 आ रहे हैं, जैसे मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर ये आई थिंक 3700 आ रहा है और 2007 की एवरेज 2500 आ रहा है। दोनों को सेल पे डिवाइड कर देंगे, दोनों की अलग अलग सेल गिवन है नीचे, दोनों की सेल्स नीचे गिवन है। और अगर ये ना बताया हो कि कैश सेल्स क्वेश्चन के अंदर है, तो ऑल सेल्स विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल्स। तो 2018 में 27,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 365, और 2017 की 24,400 है, मल्टीप्लाइड बाय 365। जी मेरे भाई,
2018 में जो आंसर आ रहा है दैट इज 50, तो हम इसको लिख लेते हैं 50 डेज, और 2017 में आ रहा है 37.4। याद रखें, जब तक वो कमेंट्स या एनालिसिस या क्रिटिसिज्म पूछे ना, हमने कमेंट्स नहीं देने। तो ए पार्ट के अंदर उसने सिर्फ हमसे कलेक्शन पीरियड पूछा है, ना कि उसने हमसे कमेंट्स या एनालिसिस पूछा है। तो ये अमाउंट आ गई। सर आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी मेरे भाई, कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्रेडिट परचेजेस कैसे फाइंड करनी है। तो हम क्रेडिट परचेजेस भी देखते हैं। देखिए, पहले तो हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी फाइंड हो जाएगा। सैयद तस्बीहुल्लाह का मैसेज है कि SOFP में सेल्स गिवन है। नहीं तस्बीहुल्लाह खान, कभी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेल्स गिवन नहीं हो सकती, फाइंड की जा सकती हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट गिवन है। SOCI के अंदर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर दी हुई है। वर्किंग नंबर 2 के अंदर हम फाइंड कर लेते हैं एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड जिसका फार्मूला बनता है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। हाँ जी मेरे भाई, आपने तो कुल फाइंड कर लिया होगा, तो मुझे बता दीजिए बस डायरेक्ट ही 2018 में एवरेज स्टॉक कितना है। 2018 का एवरेज स्टॉक बता दें। 4250 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल भी आप ही बता दें। 72.82 आ रहे हैं। 21300 नहीं, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल पूछी अभी तो। 21300 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। अब इसका आंसर बताएं। 72.8। अब 2017 का एवरेज स्टॉक बता दे काइंडली कोई। 3750 डिवाइडेड बाय 19400 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। सबके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है वो काइंडली पूछ सकता है चीज। ये हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया, राइट। उसके बाद हमने फाइंड करना है पेमेंट पीरियड, और पेमेंट पीरियड के लिए हम वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं, या इस पूरी वर्किंग को वर्किंग नंबर 1 का भी नाम दिया जा सकता था। एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड में हमारे पास से आता है एवरेज परचेजेस, सॉरी क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस या नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास परचेजेस गिवन नहीं है, बट हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा सवाल जिसमें हम ना फाइंड कर सकते हूं तो कॉस्ट ऑफ सेल को समझ लेंगे परचेज, बट इस क्वेश्चन के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। और याद रखें, एफिशिएंट तरीका इस्तेमाल किया करें। कई तरीके होते हैं परचेजेस फाइंड करने के। एक आप स्टॉक का लेजर बना लो। मैं यहां पर सारे तरीके लिखने लगा हूं। यहां पर ब्रॉड डाउन, यहां पर कैरी डाउन, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल, तो यहां पर हमारे पास बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी परचेजेस की। ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है ये। एफिशिएंट तरीका हम देखते हैं। हमें पता होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, लेकिन पेपर में आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो परचेजेस का डायरेक्ट फार्मूला इक्वेशन के जरिए बना लेते हैं, ताकि
हम एक कैलकुलेटर से ही सब कुछ फाइंड कर सकें, तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस का फार्मूला क्या बनेगा? जी जनाब, परचेजेस का फार्मूला बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल। आप डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में से यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस करते जाएं और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करते जाएं, आपके पास परचेजेस आती जाएंगे। ओके की बात। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर इस साइड से देखें कि कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कैरी डाउन और उसमें से ब्रॉड ऑन बाद में माइनस कर दें, तो आपके पास परचेज आ जाएंगी। पेपर में हमने एफिशिएंट तरीका इस्तेमाल करना होता है, बट ठीक भी होना जरूरी है। जी मेरे भाई, वर्किंग करके मुझे बताएं एवरेज क्रेडिटर्स 2018 के कितने हैं? एवरेज क्रेडिटर्स 2018 के कितने हैं? 3950। एवरेज क्रेडिटर्स 3950 डिवाइडेड बाय परचेजेस। अगर आपने फाइंड की हैं तो परचेज भी बता दें। चलें जी, इतना आंसर आ गया। फिर इसका जोहा ने सवाल पूछा है, बेटा देखें अगर आप फार्मूला लगा लेते हो तो फार्मूला लगा लो, और अगर आपने लेजर बनाना है तो लेजर बना लो, बस आंसर ठीक होना बहुत जरूरी है। 69.4। सर एक दफे इसका लेजर बना दें। मैं बना देता हूँ लेजर भी। चलें जनाब, मुझे बता दें एक दफा 2017 का डाटा भी बता दें। 2017 का डाटा डिवाइडेड बाय, अपना माइक ऑफ करे प्लीज कीजिए, कौन है, 20900 मल्टीप्लाइड बाय 365। जी 75.09। 75.1 लिख लेते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि सर एक दफा लेजर बनाकर दे दें। देखो यहाँ पर ये स्टॉक का लेजर है। हम स्टॉक का ब्रॉडाउन लिखेंगे पहले। स्टॉक का 2018 का डाटा मैं बता रहा हूं, तो स्टॉक का ब्रॉडाउन है 4500 और स्टॉक का कैरी डाउन फिर हो गया 4000। 4000। जी सर। नीचे 2018 की कॉस्ट ऑफ सेल बताई होंगी आपको 2300। जी सर। सर इनका डिफरेंस नहीं लेंगे? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल लिखना है यहाँ पर, तो डिफरेंस क्यों लेंगे? यहाँ पर स्टॉक के अच्छा, लेजर के कॉस्ट ऑफ 2018 के लिए 21,300 लेंगे और 17 के लिए 19,400। 2 लेजर बनेंगे मतलब इसके। वो लेजर बनेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है ना, वो फॉर द ईयर होता है, हर साल का अपना होता है। तो इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पास परचेजेस आ गए। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, हमारे पास सारे यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल के एलिमेंट्स आ गए। अब हम फाइंड कर सकते हैं जी जनाब, आ जाए जरा फाइंड कर लेते हैं। दो 2018 का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना गिवन था? 2018 का 50 डेज, वर्किंग नंबर 1, ये था वर्किंग नंबर 2 और ये था वर्किंग नंबर 3। और 2017 के थे 37.4। वर्किंग अपने सामने रखें। कलेक्शन पीरियड पे होल्डिंग पीरियड था 72.8
और ये था 70.5, शायद ये 71 था, 69.3 और ये था 75.1। जी मेरे भाई, यहाँ पर कोई एतराज है तो बताएं। इसको करेंगे तो ये आएगा 53.5। इसकी भी सारे लोग अपना अपना कैलकुलेटर सामने रखकर कैलकुलेशन किया करें। और ये आ गया 32.8। अब मुझे वैसे बताएं, कलेक्शन पीरियड, सॉरी, वर्किंग कैपिटल साइकिल को देखकर कैश ऑपरेटिंग साइकिल बेस्ट किसका है, किस साल में था, 2017 में या 2018 में? बेस्ट किस में है? 2017 में बेस्ट कैश ऑपरेटिंग साइकिल है या 2017 में कैश ऑपरेटिंग साइकिल अच्छा है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुछ 17 बता रहे हैं, कुछ लोग 18 बता रहे हैं। थोड़ा समझ के बताएं, सोच समझ के बताएं ना, ऐसे थोड़ी है कि बस तुक्का लगा दिया। जी, तो 2017 बेस्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा उतना, इसका मतलब है इतने टाइम के बाद हमारा कैश अवेलेबल रहता है फॉर फर्दर यूज के लिए, तो कम बेस्ट होता है। तो 2017 में बेस्ट था, 2018 में इसका मतलब यह है कि हमारा होल्डिंग पीरियड भी पहले से बढ़ गया, कलेक्शन पीरियड भी पहले से बढ़ गया, तो बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ गए, इन्वेंट्री के खराब होने के चांसेस बढ़ गए, पेमेंट पीरियड पहले से कम हो गया, लोग हमसे पैसे जल्दी ले लेते हैं क्रेडिटर, लेकिन हम पैसे लेट रिसीव करते हैं। तो बेस्ट क्या हुआ? 2017, राइट? उसने कहा है इसको इंप्रूव करने का तरीका भी बताएं और सजेशन में 3 सजेशन लिखें। तो मेरे भाई, एक तो हम ये कह सकते हैं कि डेटर्स को इंसेंटिव ऑफर करें ताकि वो कैश डिस्काउंट अलाउ की ऑफर करें, कोई इंसेंटिव की ऑफर करें ताकि वो जल्दी जल्दी हमें पैसे दे दें। दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि अपनी सेल पॉलिसीज रिवाइज करें ताकि हमारा स्टॉक जल्दी जल्दी बिका करे, होल्डिंग पीरियड कम से कम हो। एक डेटर का लिख देते हैं, एक क्रेडिटर का लिख देते हैं और एक इन्वेंट्री का लिख देते हैं। आई कैप ने अपने सॉल्यूशन के अंदर तीनों ही रिसीवेबल के बारे में लिखे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो तीनों फार्मूलाज के अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तीनों को बेस बनाकर लिखें, राइट? तो आज जरा पहले, वैसे ये पार्ट सेकंड है क्वेश्चन का, हम लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड करने से पहले, क्योंकि अभी ताजा ताजा ये फाइंड किया है, पहले हम ये कर लेते हैं। जी मेरे भाई, तो हाउ टू इंप्रूव कैश ऑपरेटिंग साइकिल, तो आप लिख सकते हैं फैक्टर्स या मेजर्स दैट इंप्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। नंबर 1 हम कहते हैं ऑफर इंसेंटिव या कैश डिस्काउंट टू कस्टमर या डेटर्स फॉर अर्ली पेमेंट या पेमेंट ऑन टाइम।
अर्ली पेमेंट के लिए हम अपने कस्टमर्स या डेटर्स को इंसेंटिव ऑफर कर देते हैं, तो वो जल्दी पैसे पे करेंगे, कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा, तो हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल पहले से बेहतर हो जाएगा। ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगा। या मेक इफेक्टिंग सेलिंग पॉलिसी, इफेक्टिव सेलिंग पॉलिसीज, सेलिंग पॉलिसीज अपनी रिवाइज करेंगे ताकि उन पॉलिसी से हमारा जो स्टॉक होल्डिंग पीरियड है वो कम हो जाए। तलहा का सवाल है कि सर हम अगर कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तलहा भाई, कैश डिस्काउंट इतना ऑफर करते हैं कि बस वो प्रॉफिट के अंदर ही कवर हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि हम इस कदर कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे कि हम लॉसेस में चले जाएंगे। ये भी तो है ना कि अगर डेटर की वैल्यू, डेटर का टाइम ज्यादा हो जाए तो बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैड डेट्स को सेव करने के लिए कैश डिस्काउंट दे देंगे। वो जो पूरा 100 रुपया जाना है उसमें से 2-4 रुपए जाएंगे फिर। चले जनाब, उसके बाद तीसरे बात लिख देते हैं कि क्रेडिटर्स को से थोड़ा सा क्रेडिट टर्म्स इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो थोड़ा पहले से ज्यादा हो जाए। तो डील या एग्रीड विद सप्लायर टू एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स। तो वैसे तो आईकैप ने आप एक ही चीज के, क्योंकि उसने 3 सजेशन मांगी, उसने ये नहीं कहा कि सब एलिमेंट के बारे में लिखें, लेकिन हमने कोशिश की है कि सब एलिमेंट को इन्वॉल्व करें ताकि आंसर में खूबसूरती आए। लो मेरे भाई, क्वेश्चन 11 नंबर हमारे पूरे हो गए। 11 नहीं बल्कि 3 नंबर सिंसात वाले भी पूरे हो गए। उसके बाद उसने, ये वैसे पार्ट 1 के साथ ही था, लिक्विडिटी रेशियो भी पूछी है हमसे। लिक्विडिटी रेशियो भी हमसे पूछी है। अगर वो लिक्विडिटी रेशियो में नाम बता दे तो सिर्फ वो ही लिखते हैं, ना बताए तो दोनों लिखते हैं, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है। एक है जनाब करंट रेशियो, और इसके बारे में कोई कमेंट नहीं लिखना आपने। ये नहीं कि आपको कमेंट आते हो तो आपने लिखना है लाजमी। जब तक वो नहीं पूछेगा हम नहीं लिखेंगे। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। उसी तरह 2018 की और 2019 की, तो कोई बता सकता है 2018 के करंट एसेट्स क्या हैं? ये आपके पास करंट एसेट्स की लिस्ट मौजूद है। 2018 के करंट एसेट 8200 हैं, और करंट लायबिलिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ऊपर क्विक रेशियो में प्रीपेड भी माइनस नहीं होगा? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो माइनस होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है नहीं ना। ठीक है सर। ठीक है, अगर होता तो बिल्कुल माइनस करते।
और इसी तरह पे 2017 के करंट एसेट्स हैं 8500 और करंट लायबिलिटीज हैं 5300। इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा 2018 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.39:1 और ये आ रहा है 1.60:1। क्योंकि हमारा वैसे लिक्विडिटी प्रॉब्लम कैश प्रॉब्लम है एक सवाल के अंदर, इसलिए अगर आप गौर फरमाओ तो हमारी जो करंट रेशियो है ये भी कम हो रही है। 2017 में हर 1 रुपए के बदले हमारे पास उस साल 1.6 के करंट एसेट्स अवेलेबल थे, बट 2018 में 1.39 के रह गए। ठीक है, लेकिन हमने कमेंटिंग नहीं करनी, उसने नहीं पूछी, लेकिन हम सोच तो सकते हैं और हमें ये पता भी है कि हमारा कैश ऑपरेटिंग जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि पैसे हमें बहुत लेट, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर। तो 2018 में आप जरा काइंडली मुझे बता दें करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देंगे या स्टॉक ऐड ही नहीं करते, डायरेक्ट लिख लेते हैं 4200, बाकी तमाम एसेट्स ऐड कर लेते हैं और स्टॉक ऐड ही नहीं करते, या टोटल में से स्टॉक माइनस कर देते हैं। जी जनाब, तो ये 4000 बच गया डिवाइडेड बाय 5300। इसके आंसर बता दें। 0.71:1 और 0.7:5। लो जनाब, हमारी ना एसेट टेस्ट रेशियो भी पहले से कम हो रही है, क्योंकि वैसे भी स्टॉक के अलावा बाकी तो सेम ही इसके कमेंट्स होते हैं। ठीक है जनाब, इसकी कमेंटिंग उसने पूछी ही नहीं तो हमने देनी भी नहीं। अब आप ऐसा करो कि क्वेश्चन निकालो आइटम 2019 का, मतलब आपकी जो है असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। नीचे मुझे साल बता दें ताकि मैं उस पेपर के हिसाब से क्वेश्चन निकाल लूं। बल्कि पहले 2019 निकालें। वो जैद भाई कह रहे हैं कि एक दफा क्वेश्चन पूरा दिखा दे। ये वैसे हो तो बहुत ही छोटा सा गया है, लेकिन ये है जनाब पार्ट वो लिक्विडिटी रेशियो और उसके साइकिल, और ये है हमारी वर्किंग। ये डन। चलें जी, ऑटम 2019 निकालें जरा, बल्कि आप ना निकालें, ये मैं ही पेपर निकालता हूं। उसकी वजह कि हमारे पास आपकी असाइनमेंट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं गिवन। मैं पास पेपर निकालता हूं 2019 का। 2019 से आपके पास एमसीक्यूज भी आना शुरू हुए थे, तो आपको इनके एमसीक्यूज का भी पता होना जरूरी है। ऑटम 2019 से ये स्टार्ट हुए हैं। ताकि मैं चाहता हूं कि पास पेपर का कुछ न रहे, मिड मॉक में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए।
हाँ जी जनाब। अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि सर 23 से छुट्टियां हो रही हैं। तो भाई वो स्कूलों को हो रही हैं, अब आप स्कूलों से बाहर आ गए। ये खुल क्यों नहीं रहा? पहले वाला बंद करके देखते हैं। हाँ जी अहमद भाई, आपको वैसे छुट्टियां तो नहीं होंगी, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप वैसे ही जब दिल आपका दिल चाहता है आप छुट्टी कर लेते हो, तो आपको छुट्टियों की क्या जरूरत है? फाइल ओपन नहीं हो रही। चैलेंज जनाब, ओपन हो ही गई है किसी न किसी तरह से। हमने इसके एमसीक्यूज देखने हैं। हमने ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं। हाँ जी, इसका पहला एमसीक्यू, दूसरा ये भी नहीं है हमारा, ये उसके बाद ये सेकंड लास्ट, बल्कि लास्ट दोनों एमसीक्यूज एक एक नंबर के रेशियो एनालिसिस के हैं जी। सबसे पहले वो कहता है नाइट लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 1.8, दिस रेशियो विल इंक्रीज इफ नाइट लिमिटेड। देखें पहले रेशियो है 1.8, वो कहते हैं इसको ये बढ़ जाएगी रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। कहते हैं अगर आप लोग कैश रिसीव करो शॉर्ट टर्म लोन में, वैसे इसे नॉर्मली आप लोग हमेशा अगर चाहते हो कि आपकी गलती ना हो तो आप हमेशा कैलकुलेट करके किया करें, आपकी गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। जब भी हम अपनी तरफ से कुछ एफिशिएंसी लगाने की कोशिश करेंगे तब गलती हो सकती है। हाँ, अगर 1.8 ना गिवन होता, 1.8 ना गिवन होता तो आप कुछ भी कर सकते थे, फिर आप आइडिया लगा सकते थे, लेकिन उसने तो बता दिया कि 1.8 रेशियो है। तो देखिए जरा, करंट रेशियो हमारी 1.8 है। इसका मतलब है आप लोग इसको लिख सकते हो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.8। यही हुआ ना, क्योंकि उसी को ही हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले वो कहता है रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। इसका मतलब है हमारे करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी।
18 plus 5 over 10 plus 5, 23 over 13। इसको सॉल्व करो जरा, आपका आंसर 1.8 से पहले से बढ़ गया या कम हो गया? जी जनाब, इसका आंसर बताएं। 1.716, इसका मतलब है ये पहले से रिड्यूस हो गया, यानी शॉर्ट टर्म लोन लेने से अगर हमारी पहले रेशियो 1.8 हो तो ये पहले से कम हो जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनता। सर 5 ऐड किए तो 15 नहीं आएगा? 15 सॉरी 13 है। 15 करेंगे तो ये तो और कम हो जाएगा, तो 1.5 1.5 आता। रेशियो पहले से कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं है। अगला है, वो कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसीवेबल। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह, क्योंकि कैश प्लस करेंगे, डेटर माइनस करेंगे, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर पे कहता है पे एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल। कहता है हमने पैसे पेएबल को पे किए। अब जरा गौर फरमाएं, 18 over 10 है, हमने अज्यूम किया कि 4 रुपए पे कर रहे हैं, तो 4 पैसे कैश कम, 4 पैसे हमारी लायबिलिटी कम, तो 14 over 6। आंसर बताया जरा। 2.3 सर। इंक्रीज हो गया, तो आंसर हमारा आ गया सी, क्योंकि उसने कहा है कि रेशियो बढ़ानी है। पहले से रेशियो कम हो रही थी, दूसरे से रेशियो बराबर रह रही थी, तीसरे से रेशियो बढ़ रही है। लास्ट में लिखा हुआ है परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इससे भी वही परचेज स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, प्लस होगा। तो प्लस होने से पहले भी हमने फाइंड किया कि रेशियो कम हुई है। गॉट इट? तो ऐसी रेशियो अगर वो बताए और वो 2-3 सवालों में ऐसा कर रहा है, तो आप लोग उसकी वर्किंग कर लिया करें 1 मिनट की। सेकंड में 1 नंबर का सवाल है, कहते हैं अ डेटर टर्नओवर ऑफ 6 टाइम मींस दैट। कहता है जो डेटर टर्नओवर है ना, वो 6 टाइम है, मतलब उसका आंसर कितना है? 6 टाइम। कहता है इसका मतलब क्या है? 1/6 of the debtors are collected in 1 month। वो कलेक्शन पीरियड की बात कर रहा है, तो हम कलेक्शन फाइंड कर लेते हैं। उसने कलेक्शन पीरियड की बात की है ना, तो हम कलेक्शन की फार्मूला क्या होता है कलेक्शन पीरियड का? एवरेज कलेक्शन पीरियड का। याद होगा मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे। एक फार्मूला लिखवाया था, याद है किसी को? 365 ओवर डेटर टर्नओवर। तो जनाब डेटर टर्नओवर है 6 टाइम, तो 365 ओवर 6 करें तो कितना आंसर आता है? 365 ओवर 6 60.83। 8 डेज, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो 2 मंथ। 60.8 डेज या 2 मंथ। अब आंसर देखते हैं। कहते हैं एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 6 मंथ। गलत। एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन 2 मंथ। सी ऑप्शन ठीक है। वो कहता है एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड 2 टाइम्स इन द ईयर। नहीं, क्योंकि 60 डेज आंसर है, तो हर 60 दिन के बाद हमें पैसे मिल जाते हैं, तो आंसर है 2 मंथ। अब जरा गौर फरमाएं आई कैप किस किस तरह से सवालों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो आई थिंक ऑटम 2019 में कोई और सवाल नहीं आया, तो आप अब क्वेश्चन निकालें। स्प्रिंग रेशियो 22 एनालिसिस से कितने मार्क्स का पेपर आता है? जी क्या कह रहे हो? रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आता है अप्रोक्सीमेटली?
ये डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन अब लाजमी आया करेगा क्योंकि अब तो नई स्कीम के तहत पेपर होना है। अब नई स्कीम के बारे में तो हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। ओके सर। तो अब भी अगर पुरानी स्कीम में भी अब नई स्कीम में भी आएगा, लेकिन इसमें उसके डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन निकालें जरा स्प्रिंग 2020 का, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सर ये कितने एमसीक्यूज आते हैं? एमसीक्यू 10-12 आ जाते हैं मेरे को, 10-12 एमसीक्यू आते हैं, और जिसमें एनालिसिस का हिसाब होता है। चले जी, और क्वेश्चन आज स्प्रिंग 2020 पे आ जाए। इसके एमसीक्यूज की भी बात करते हैं और साथ हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की भी। तो कल बाकी साल के जो पेपर होंगे वो कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। मार्च 2020 के अंदर ये सवाल और रेशियो एनालिसिस का बड़ा रोल होता है अगर पेपर में आ जाए ना पास होने में। उसकी वजह क्योंकि ये इतना मुश्किल है नहीं टॉपिक। हम तो उसने इन दोनों टॉपिक को मिलाकर ना 20 नंबर कंफर्म कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 20 नंबर का पेपर लाजमी आएगा रेशियो एनालिसिस और IAS 33 से। तो इंशाल्लाह हम मंगल वाले दिन या फिर बुध वाले दिन स्टार्ट कर देंगे IAS 33 भी। तो ये दो टॉपिक मिल के 20 नंबर हमें देंगे इंशाल्लाह, और ये समझ के भी करेंगे। चले एमसीक्यूज ही पहले आ गया तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। सर डेफिनेशंस भी आती है पेपर में? पहले आ जाती थी, अब कम आती हैं, चांसेस कम होते हैं उसके डेफिनेशन। इसमें उसने कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा क्योंकि सवाल बड़ा पूछा था इसमें। चलें जी, हम सवाल पे डायरेक्ट चलते हैं। 16 नंबर का सवाल इस पेपर में आया था और बच्चे कुछ तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। चलें जी, ये सवाल आ गया स्प्रिंग 2020 का। 16 मार्क्स का ये सवाल पेपर में आया हुआ है, और उसने खुद से आपने सवाल अपने सामने रखना है क्योंकि मैंने सिर्फ ये रिक्वायरमेंट अपने सामने रखनी है। पहले एक दफा आपको सवाल मैं पढ़ देता हूँ, आप अपने सामने सवाल रखें। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक आपकी असाइनमेंट में भी। तो पहले तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं ऊपर से। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस SL एंड TL। उसने फिक्स्ड एसेट्स दे दिए, करंट एसेट्स दे दिए, कैपिटल एंड रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज, एक्रूड एक्सपेंसेस। फिर उसने SOCI भी दे दी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। हमसे वो सवाल की डिमांड कर रहा है। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कहता है कि जनाब कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो, हमें डिसाइड करना है कौन सी रेशियो फाइंड करनी। उसने कहा है कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो, हमने रेलिवेंट रेशियो फाइंड करनी है। और कहता है कि फिर ये भी असेस करें फॉर SL एंड TL टू असेस विच कंपनी सीम्स टू, कौन सी कंपनी गिव मोर इंसेंटिव, कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही है टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। बहुत ही आसान सवाल दे दिया उसने पहला। तो जाहिर सी बात है कलेक्शन पीरियड, और जिसका कलेक्शन पीरियड कम होगा इट मे बी पॉसिबल कि वो इंसेंटिव दे रही हो। हमने देखा था ना
कि कंपनी जो ज्यादा अगर कलेक्शन पीरियड कम करना है तो इंसेंटिव या कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों कंपनीज का हमने फाइंड करना है पहले, यानी हमारे पास कंपनियां हैं एसएल और टीएल। तो यहां पर एक के ऊपर हम लिख देते हैं एसएल और एक के ऊपर हम लिख देते हैं टीएल, और साथ साथ उसकी रेशियो फाइंड करते जाते हैं। रेशियो, तो पहले रेशियो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी। एवरेज कलेक्शन पीरियड फार्मूला भी जरूर लिखेंगे। क्या फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। जी मेरे भाई, क्या हम इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमजा भाई, क्या इस सवाल के अंदर आप लोग एवरेज फाइंड कर सकते हो दोनों की अलग अलग या नहीं? तो इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, तो जो क्लोजिंग डाटा गिवन है उसको ही एवरेज कंसीडर कर लेंगे। और सेम एज इट इज, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन तो परचेजेस भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस की जगह लिख लेंगे, राइट? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी सर, सवाल अपने सामने रखें। एवरेज डेटर्स हमारे 2700 हैं और देखें जरा सेल्स कितनी है हमारी 16,700, और इसको 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कितना आ गया हमारा? 59.01 डेज। डन। उसके बाद टीएल पे आ जाते हैं। टीएल के डेटर्स हैं हमारे पास 3200 ओवर, हमारे पास सेल्स कितनी है 35400 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। कितना आंसर आ गया इसका? 33 डेज। कुछ लोग 32.99 लिख लेते हैं, वो भी ठीक है। अब आप मुझे बताएं कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही होगी, एसएल या टीएल? एसएल या टीएल? ऑब्वियसली टीएल, क्योंकि उसका जो कलेक्शन पीरियड है वो जल्दी पैसे ले लेते हैं। तो हम नीचे लिखेंगे टीएल गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर्स। पहला पार्ट हमारा हो गया, 2 नंबर पक्के हो गए एक तरह के। अब आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर वो कहता है अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। कौन सी कंपनी अपने सप्लायर से क्रेडिट टर्म, ज्यादा पेमेंट पीरियड है किस कंपनी का? तो उसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड बताएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड नहीं बताएंगे सर? सॉरी पेमेंट पीरियड, पीरियड। माजरत पेमेंट पीरियड। जी जनाब, पेमेंट पीरियड में सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज क्रेडिटर, फाइंड तो नहीं कर सकते क्रेडिटर्स, लेकर लिख देते हैं ओवर परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। जी क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? क्रेडिटर हमारे कितने हैं? 2900 एसएल के, डिवाइडेड बाय परचेजेस कितनी है? परचेजेस एसएल की
जी जनाब 11,400 यस सर 11,400 400 ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज क्यों ले लिया? इसमें एवरेज का वो नहीं था, एवरेज क्योंकि नहीं मिली ओपनिंग थी। क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन था 92.8 यस सर और नेक्स्ट आप बताएं मेरे भाई टीएल का 4500 ओवर 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज 59.08 लो जी बताएं जरा कौन सी कंपनी अपने सप्लायर से एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स अवेल कर रही है? SL एसएल सर। या टीएल? एसएल क्योंकि टीएल 59 डेज के बाद पेमेंट कर रहा है और एसएल तो हम लिखेंगे एसएल अवेल मोर क्रेडिट टर्म फ्रॉम सप्लायर। ये लिखना भी जरूरी है क्योंकि ये भी सवाल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं थर्ड पे, बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। उसने यूज ऑफ कैपिटल पूछ लिया, मतलब कौन सी कंपनी कैपिटल के ऊपर ज्यादा अर्निंग कर रही है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने पूरा लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज तो नहीं फाइंड कर सकेंगे लेकिन क्लोजिंग ले लेंगे। जी मेरे भाई आपके पास प्रॉफिट कितना है एसएल का? प्रॉफिट बिफोर 1550 में 250 ऐड कर देंगे। 1550 में 250 इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म। जी कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल आता है, 8300 रिजर्व 84 आती है 80 10,300 कुछ लोग कह रहे हैं 10,300। 10,300 सही आंसर, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट भी ऐड करते हैं। जी जनाब कितना आंसर आ रहा है? 17.48%, मीनिंग कि हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 17 रुपीज वो कमा लेता है। और टीएल क्या करता है? टीएल का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2700। इंटरेस्ट ऐड कर देना हमने और डिवाइड किस पे करेंगे? डिवाइड किस पे करेंगे? 14050 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे भाई? 9.21%, 19.21%। जी तो कौन सी कंपनी एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल कर रही है? टीएल, क्योंकि टीएल ज्यादा रिटर्न हासिल कर रही है हर 100 रुपए के पीछे और एसएल 17 रुपए कर रही है, तो टीएल यूज्ड इट्स कैपिटल more efficiently. TL used its capital more efficiently. Got it? चलें, उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे 6 नंबर हो गए।
चौथे नंबर पे कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर, जीपी रेशो। और जब भी सेलिंग प्राइस हम कम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस, तो हमने जीपी वो भी मार्जिन वाला, क्योंकि हमने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाने, सेल बढ़ानी है मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो हमेशा जीपी रेशो। तो जीपी रेशो पे आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, अगर ना बताया हो ना तो सेल में ही लिखा करें, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, कौन बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? एसएल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5300 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है? 16,700। 5300 ओवर दिस, तो आ गया आंसर 31.7%। और दूसरे पे आ जाए, 7600 डिवाइडेड बाय 35400 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, इसकी रेशो बता दें, 21.5%। बताएं जनाब, कौन सी कंपनी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करके मार्केट को कैप्चर कर रही है, टीएल या एसएल? जिसका जीपी रेशो कम होता है वो कंपनी ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रही होती है। उसकी वजह खास ये है क्योंकि जीपी वो सेल तो ज्यादा हो रही होती है, लेकिन पर यूनिट सेल की जो कलेक्शन है वो कम होती है क्योंकि उसने डिस्काउंट ऑफर किया होता है। तो इसमें हम लिखेंगे टीएल गिव मोर ट्रेड डिस्काउंट। गॉट इट? लो जी, पांचवें नंबर पर आ जाए, हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। अब उसने लिक्विडिटी कहा है तो आप कोशिश करें दोनों ही फाइंड करके दे दे उसको, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी, और जिसकी बेटर है वो आप खुद ही कर लेंगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर पे आ जाए, आप बेटर लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगा? हायर इज बेस्ट, जिस दोनों में से जिसकी हायर होगी। करवाने की जरूरत तो नहीं है ना लिक्विडिटी को। चलें जी, अगर कोई चाहता है तो मैं करवा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 6 नंबर पे आ जाए कि हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट एसेट्स इनटू प्रॉफिट। एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट कितना आ रहा है तो रिटर्न ऑन एसेट्स। कैपिटल के ऊपर कहेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल, एसेट्स के ऊपर कहेगा तो रिटर्न ऑन एसेट। जी मेरे भाई, फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मल्टीप्लाइड बाय 100। लो जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे ख्याल में इसका 1800 आपने निकाला था, और टोटल एसेट्स कितने हैं? 14,100। अपने क्वेश्चन में देखें, 1800 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय 14,100, कितना आंसर आ गया जनाब? 12.7। तो टीएल का भी बता दे, टीएल का प्रॉफिट कितना था? 2700, और उसके एसेट्स हैं 18,900 मल्टीप्लाइड बाय 100, 14.3%। कौन सी कंपनी ज्यादा एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है? टीएल। टीएल अर्न more profit on use of asset।
इसमें उसने वजह नहीं पूछी, बस उसने कहा है कि बताना है कौन सी बेस्ट है, क्यों बेस्ट है ये नहीं उसने पूछा। अगर ये पूछता तो क्वेश्चन और ज्यादा खूबसूरत बन जाता। ये जो सातवां है ये दो तरीकों से हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, मैं कहता हूं ये एनपी रेशियो से भी हो सकता है। जिसका एनपी ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है उसने कंट्रोल किए होंगे, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर बेहतर यही है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अपनी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है ना कि कोई भी रेशियो फाइंड करनी हो एसओसीआई की, दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो की वजह खास ये है क्योंकि हम एनपी रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन एनपी रेशियो तो डिपेंड जीपी पे भी तो करती है ना, इसलिए हम अलग से ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बताया जनाब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 3500 हैं, ओवर सेल्स हैं 16700, 700 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आंसर आ गया जनाब, 20.9। और अब टीएल के भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता दें, 4900 डिवाइडेड बाय 35400 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो किसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल किए हुए हैं, टीएल ने या एसएल ने? टीएल ने। कहता है कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोर एफिशिएंटली, तो लिख देंगे टीएल कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोर एफिशिएंटली। गॉट इट। हमजा भाई कह रहे हैं रीजन, वैसे तो आईकैप ने भी नहीं पूछा रीजंस कई हो सकती हैं। हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम अपने कम चीजों यानी उतने ही एक्सपेंसेस के अंदर रह के प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हैं। जैसे हम रेंट की बात करें, कोई एक जगह पर अगर एसएल 10 यूनिट बना रही है तो पॉसिबल है टीएल 15 यूनिट बना रही हो, तो पर यूनिट जो रेंट होगा टीएल को कम पड़ रहा होगा। तो और भी कई वजूहत हो सकती हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसने नहीं लिखा। नेक्स्ट वो कहता है हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर। कहता है किसके पास के वो फ्यूचर में बैंक लोन ले सकती है, जिसकी गियरिंग रेशियो कम होगी, जिसकी गियरिंग रेशियो कम होगी। अभी किसी का सवाल है कि सर ये सिलेबस से बाहर है, नहीं सिलेबस से कोई चीज बाहर नहीं है, ये सारा सिलेबस का हिस्सा ही है। हैविंग हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, कहता है जी फ्यूचर में बैंक लोन की, तो अगर हाई गियरिंग होगा उसने तो पहले ज्यादा लोन लिए हुए हैं, उनको लोन की फैसिलिटी कम मिलेगी, लो गियरिंग वाले को ज्यादा मिलेगी। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, गियरिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। गियरिंग रेशियो, जी जनाब क्या फार्मूला होता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। जी जनाब एसएल ने कितना लोन लिया हुआ है, एसएल का लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 1900। सवाल अपने सामने रखना है। और इक्विटी कितनी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल बता दें, या 10,300। 10,300। इसका आंसर बता दें। इसका आंसर पॉइंट में बता दें, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये बताना है 0.18। और दूसरे का लॉन्ग टर्म डेट कितना है, टीएल का 46। 4600 डिवाइडेड बाय
14,050 1405 जी जी 0.327. 0.327 327. लो जनाब, हाई गियरिंग इसमें क्या है, टीएल हाई गियरिंग है और एसएल लो गियरिंग है। तो जो लो गियरिंग होगा उसको फ्यूचर में ज्यादा फाइनेंसिंग मिल सकती है, क्योंकि उसको पहले ही उसका कैपिटल ज्यादा है उसकी लायबिलिटी से। तो इसके अंदर एसएल रेज मोर लोन इन फ्यूचर, क्योंकि ये लो गियरिंग है। तो आपने कोशिश करनी है इसके पास पेपर कल कंप्लीट करने की। इसके पहले 3 सवाल रह गए हैं आपकी असाइनमेंट के, क्योंकि चौथा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। 5, 6, 7 सवाल हो चुके हैं। आपने इनको भी देखना है और बार बार देखना है, जितनी दफा देखेंगे। जो पहले 3 क्वेश्चन है वो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज्यादा कमेंटिंग, क्रिटिसाइजिंग, एनालाइजिंग इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज बेटा। तू निकल बेटे।